Yes, beta. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, beta. Yes, मैंने आज प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट हुए? Excuse me, sir. यस, बोलिए बेटा. Yes, sir. Sir, actually, I was out of station from last week, like from Monday to Friday, and then today I'll get my home. So I Okay. didn't practice for the questions, but I have seen the recordings, and by Monday I'll complete MA and FA both the Okay. subjects, question and answers. So next out class will be when? Next out class, I will inform beta. I just have to see on which date I can take, so I will inform in through message. Okay, so I'll actually I have not completed the questions. That's why I don't have any You doubt should today. just see the whatever doubts other are asking, so at least that doubt will be solved, and then after whatever doubts you are having, I will discuss in the next doubt class. Okay, so and in MA class also, so you're going to take doubt class only today? Yes, doubt class. Okay, okay, Yeah. Yes. First of all, I'm discussing tangible non-current assets. It has been given in the two parts. ये दो पार्ट्स में दिया हुआ है बेटा आपका tangible non-current assets से related questions. So first of all मुझे बताइए इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर. इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड? जिसको जो भी डाउट है बोलते जाएं, और बेटा अपना बोल करके पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा. अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा. क्लियरली पॉइंट है. जब मैं अगर आपसे डाउट्स अगर पूछूं तो जो भी पॉइंट में अगर डाउट है पूछोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2? यस और नहीं? नो? वॉट एवर यू आर से. No, sir. No, sir. Yes. From question number 3 to 7. No, sir. Anyone having question number 3 to 7? देख लो इसमें अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक के में. नहीं है बेटा? No, sir. नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. यस बोलिए. क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है हमें? Right company policy is to charge depreciation on the plant and machinery at 20% per year on cost price. कॉस्ट प्राइस में मतलब कि कौन सा मेथड लगाते हैं आप डेप्रिसिएशन का? एसएलएम मेथड. आपका डेप्रिसिएशन का मेथड लगता है एसएलएम मेथड विद द प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन फॉर आइटम्स परचेज एंड सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर. मतलब कि आप जो डेप्रिसिएशन है वो परचेज ईयर में भी लगाते हैं, इन ईयर ऑफ परचेज एंड सेल. आप परचेज की ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और सेल की ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. और डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है 20% पर एनम. राइट कंपनी प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट. जस्ट अ मिनट. यस. फिर आगे बोला हमें राइट कंपनी प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 इज शोन बिलो. आपका ये इंफॉर्मेशन गिवन है. प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कॉस्ट पर बता रखा है कितना, $2 लाख 1 अक्टूबर को. और फिर आपने ट्रांसफर डिस्पोजल अकाउंट 40,000 का आपने डिस्पोज कर दिया है. इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000 और कैश परचेज किया आपने 50,000 का. ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. What should be the depreciation charge for the plant and machinery excluding any profit or loss on the disposal for the year ended 30 September 2013? आपने जो एसेट आपने क्या करा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना रहेगा एक्सक्लूडिंग एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज तो हमारी जो एसेट थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा? 40,000 था.
तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्टार्टिंग में बैलेंस रखा हुआ, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख का, और इस 2 लाख में से 40,000 के एसेट को हमने डिस्पोज कर दिया है। तो 2 लाख में से 40,000 हटाया, रिमूव किया, तो रिमेनिंग फिगर बचेगा 1,60,000। और 1,60,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? 20%। 32,000 पहली चीज तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा? उसके बाद में फिर आपने क्या करा था, 1 अक्टूबर को एक और एसेट परचेस करा था 50,000 का। 1 अक्टूबर को आपने परचेज किया कितने का? 50,000 का। तो ये 50,000 इंटू 20% इंटू अक्टूबर से लेकर बेटा अपना ईयर एंड कब हो रहा है? सॉरी, 1 अप्रैल को परचेज करा था, अक्टूबर में नहीं। 1 अप्रैल में आपने परचेज किया था, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर को। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12। 50,000 की एसेट परचेज करी है ना अपन ने। हम्म, 5,000। 5,000 ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। इसके अलावा हमने जो एसेट डिस्पोज करी है, जो एसेट हमने सेल करी है, उस एसेट को हमने सेल करा है, उसकी वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट प्राइस बेटा 40,000। और कब डिस्पोज किया? 30 जून को। सेल ऑन 30 जून। और मेरा ईयर स्टार्ट होता है कब? 1 अक्टूबर को। तो 40,000 की एसेट थी, तो 40,000 इंटू 20% इंटू अक्टूबर से लेकर जून तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक, 9/12। 40,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 6,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 43,000। ये आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस हो गया बेटा, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए, तो इसका 43,000, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इसके बाद में बोले बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में कोई डाउट है? यस बोले बेटा, यस और नो? अगर आपका डाउट है तो बोले बेटा। गुरजोत, कशिका, कैशव, मयंक, निशिता, पलक, एवरीवन, एनीवन हैविंग डाउट? So actually, I've not done practice questions yet. Okay, not an issue. Yes. Then after question number 13 and 14, No, sir. नहीं है. Then after question number 15, 16, 17. Yes, बोले बेटा. किसी को भी डाउट है यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तक में? Sir, 17. 17 देखिए भाई, इसमें क्या बोला है? आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट डेबिट और क्रेडिट एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ
एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की हम क्या एंट्री करते हैं? तो एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की पहली चीज तो हम एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मल में तो हम डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, और क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। आपको जब अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके बराबर अमाउंट अगर आपको ट्रांसफर करना होता है तो उसकी हमारी एंट्री होती है डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट और क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, पहली चीज। लेकिन अब सर अमाउंट वगैरह वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे रसना कंपनी परचेज ए बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 2011। उन्होंने क्या करी, 31 दिसंबर 2011 को एक बिल्डिंग परचेज करी फॉर $750,000 एट द रेट ऑफ एक्विजिशन। The useful life of the building was estimated to be 25 years and the depreciation is calculated using the straight line method. तो आपकी एसेट की कॉस्ट थी $750,000 और उसकी लाइफ थी कितनी, 25 years। आगे बोला हमें at 31 December 2016 an independent value valued the building at $10 lakh और बाद में उसकी बिल्डिंग की वैल्यू निकाली गई कितनी, $10 lakh। कब निकाली गई? 31 दिसंबर 2016 को, आफ्टर 5 years, क्योंकि हमने एसेट परचेज कब करा था, 31 दिसंबर 2011 को। तो 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16, 5 years हो गए हैं। तो हमारा सबसे पहले तो हम पुराना डेप्रिसिएशन निकालें। ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी 30,000। और नए डेप्रिसिएशन की बात करें तो नई बिल्डिंग की वैल्यू रिवैल्यूड प्राइस हो गई कितनी, $10 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ रह गई 20 years, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20, 50,000। ओल्ड डेप्रिसिएशन आपका लगता था 30,000, न्यू डेप्रिसिएशन लग रहा है 30,000। तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000। और इस 20,000 के इक्वल अमाउंट को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे। तो डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट और क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स 20,000 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर आ जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पुल डाउन लिस्ट में से डेबिट होगा ये, सॉरी रिटेन अर्निंग्स है, तो रिटेन अर्निंग्स तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस 12,500 नीदर, और ये भी नीदर, कुछ नहीं होगा इसका। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए फिर आगे चले हम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में बोले बेटा इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18 और 19, Yes, sir. 18 and 19 को दो। क्वेश्चन नंबर 18। Yes, sir. हाँ देखिए अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, which of the following should be disclosed for tangible non-current assets according to the IAS 16 property plant and equipment। भाई आपको टेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अपन ने पढ़ा था बेटा टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में लास्ट से लास्ट वाला टॉपिक, वहां पर दे रखा था डिस्क्लोजर भाई क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हमारा डेप्रिसिएशन मेथड्स यूज, आपने डेप्रिसिएशन के जो भी मेथड्स यूज किए हैं, टोटल डेप्रिसिएशन अलोकेटेड और कितना डेप्रिसिएशन अलोकेट कर चुके हैं, ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। A reconciliation of the carrying amount of the non-current assets at the beginning and the end of period। आपका reconciliation मतलब मैचिंग होना चाहिए, reconciliation का मतलब मैच करना।
बैलेंस मैच होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर 1 लाख की एसेट थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो 90,000 की बचनी चाहिए। ऐसा नहीं तो कि एसेट तो बच रही 85,000 की, जबकि बचना 90,000 चाहिए था, तो ऐसा नहीं। तो रिकंसिलिएशन होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। फॉर रीवैल्यूड एसेट्स वेदर इन इंडिपेंडेंट वैल्यू वाज इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन, भाई आपने अगर रीवैल्यूड एसेट से तो उसके लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किया था नहीं किया था, ये भी बताना पड़ता है। फॉर रीवैल्यूड एसेट्स द इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, आपने किस दिन से रीवैल्यूएशन इफेक्टिव आया है, मतलब वो अप्लाई हुआ है, वो भी बिल्कुल बताना पड़ता है। तो चारों पॉइंट सही है बेटा, 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 1 2 3 and 4, all 4 points are correct. Clear? चलिए, इसी के बाद में फिर आगे बोले बेटा, मुझे क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है। Yes, sir. 19 देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है हमें। ऑन 1 October 2011, एक्स कंपनी परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर $4 लाख। एक्स कंपनी ने क्या करी, प्रॉपर्टी परचेज करी $4 लाख की। द प्रॉपर्टी हैड ए यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years and was depreciated on a straight line basis। अभी आज जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे के वैसे ही। तो आपकी $4 लाख की एसेट थी और उसकी लाइफ थी 40 years। तो 4 लाख अपॉन 40, ओल्ड डेप्रिसिएशन निकल जाएगा हमारा, तो वो कितना हो जाएगा, $10,000। फिर आगे बोला हमें ऑन 1 October 2015, जबकि ये कब का था, 11 का, आफ्टर 4 years द प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड, आपने नई वैल्यू निकाली कितनी, 4,32,000, एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द डेट वॉज 36 years। बिल्कुल सही है। और रिमेनिंग लाइफ बची कितनी, 36 years। तो 4,32,000 डिवाइडेड बाय 36, तो नया डेप्रिसिएशन आ रहा है कितना, 12,000। ओल्ड डेप्रिसिएशन लगता था 10,000, न्यू डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना, 12,000। तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 2,000। एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गया बेटा कितना, 2,000 का हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। आपसे बोला क्या है, the company wishes to make the allowed transfer of excess depreciation between the revaluation surplus and the retained earnings account। वही कंपनी क्या करना चाहती है, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उस अमाउंट को रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ द 31 एट 30 September 2016। तो वही बेटा हमें एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो एंट्री बनेगी हमारे डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, और रिवोल्यूशन सरप्लस, और इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,000। तो डेबिट में आ जाएगा आपका रिवोल्यूशन सरप्लस, ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट, और क्रेडिट में रिटेन अर्निंग्स 2,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7.19 हो गया है। इसी के बाद में फिर हम आगे चले, इसी के नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ही और दिए थे क्वेश्चंस, 8 नंबर पर जो दिए थे ये भी इसी से रिलेटेड थे। तो इसमें बोले बेटा 8.1 में डाउट है क्या, ये रोड टैक्स इंक्लूड होगा नहीं होगा सर, ये बता दो। रोड टैक्स। यस रोड सर। टैक्स बेटा हमें यहाँ पर बेसिकली उन्होंने, एक सेकंड पर क्या कह रहे हैं, रोड टैक्स हमें हर साल देना पड़ता है बेटा, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं तो कि आपको बस एक बार ही देना है। आपका रोड टैक्स वगैरह जो होता है वो हर थोड़े टाइम में पे होता ही होता है। इसको हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस मानते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके सर। 8.2 से लेकर 8.5 तक में बोले बेटा डाउट, 8.2 से लेकर 8.5, No, नो sir. सर।
नहीं है डाउट? नो सर। 8.6 से लेकर 8.9, 8.6 से लेकर 8.9, 8.10 से लेकर 8.12, 8.13 से लेकर 8.15, No, sir. 8.16 से 8.18, नो सर। 8.9, 19 से 8.21, Sir, 19. 19 देखें भाई, 8.19 देखें भाई, इसमें क्या बोला है हमें? Banter Company purchased an office building on 1st January 2011. The building cost was 16 lakh dollars. बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस दे दिया है 16 lakh डॉलर, and this was depreciated by the straight line method at 2% per year. और डेप्रिसिएशन का रेट है 2% per annum, assuming a 50-year useful life. और आपकी लाइफ कितनी है एसेट की? 50 years. एंड नील रेजिडुअल वैल्यू, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0. द बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड टू 22,50,000, और नई रीवैल्यूड प्राइस बता दिया है 22,50,000 ऑन 1st January 2016, जबकि हमने परचेस कब करा था? 2011 में, और रीवैल्यूड कब हुआ है? 1st January 2016 को, मतलब आफ्टर 5 years, 5 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद में. The useful life was not revised. The excess depreciation charged will be transferred from the revaluation surplus to the retained earnings each year. और जो भी आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स के अंदर ट्रांसफर होता है. द कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर. कंपनी हर साल अपने फाइनेंशियल ईयर एंड करती है 31 दिसंबर को. ठीक है भाई. तो सबसे पहली चीज तो ऑन 1st January 2011 एसेट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है बेटा कितनी? 16 लाख. उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम. डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? वही 16 लाख का, इसका हम डायरेक्टली 2% निकाल दें या फिर अपॉन 50 कर दें, बात एक ही है भाई. 2% आप लगाते हैं 50 साल तक में तो वो भी 100% हो जाता है. 2% आप 50 years तक लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100%. या फिर डायरेक्टली आप अपॉन 50 कर दो, बात एक ही है, कैसे भी आप निकाल दो. तो 16 लाख अपॉन 50 किया तो 1 year का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 32,000. 32,000 पर एनम. और अभी तक हम कितने इयर्स का डेप्रिसिएशन लगा चुके होंगे? 5 years का डेप्रिसिएशन लग गया होगा क्या बेटा? क्यों सर? क्योंकि 1st January 2011 से लेकर आपने अब उसका रिवैल्यूएशन करा है कब? 1st January 2016 को रिवैल्यूएशन करा है क्या? 1st January 2016 को. इज इट क्लियर? तो 5 years हो रहे बेटा, तो 5 years का 32,000 इंटू 5, 1,60,000. आपका केयरिंग अमाउंट बचा है ऑन 1st January 2016, तो 16 लाख माइनस 1,60,000, 14,40,000. यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. केयरिंग अमाउंट बचा आपका कितना? 14,40,000. अब
उसकी रीवैल्यूड प्राइस बता दिया है कितना है, और हमारा 22,50,000 है क्या रीवैल्यूड प्राइस? रीवैल्यूड प्राइस 22,50,000। तो आपका क्या आ जाएगा? गेन ऑन revaluation 22,50,000 minus 14,40,000, 8,10,000 का आपको गेन ऑन रीवैल्यूएशन होगा। पहली चीज, यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया बेटा? रीवैल्यूएशन पर गेन कितना होगा? 8,10,000 का। अब उसी के अंदर आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस? आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर बैलेंस कितना आएगा? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर बैलेंस निकालने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में तो रखा हुआ था 8,10,000 का। रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा हुआ था ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन कितना? 8,10,000। लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है वो हम माइनस करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? हमारा ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना लगता था बेटा? 16 लाख की एसेट थी, डिवाइडेड बाय 50, तो वो कितना हो गया? 32,000। और न्यू डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा, एसेट की वैल्यू 22,50,000, और कितने टाइम टाइम के बाद में उसका रिवैल्यूएशन करा? आफ्टर 5 इयर्स, तो अपॉन 45। तो 22,50,000 अपॉन 45, तो ये लग रहा है हमारा कितना? 50,000। पहले हमारा डेप्रिसिएशन लगता था 32,000, अब हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 50,000। तो मेरा एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना? 18,000। एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गया बेटा कितना? 18,000। वो माइनस करूंगा मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन 18,000, तो 8,10,000 माइनस 18,000, 7,92,000। 7,92,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ऑफ रीवैल्यूएशन surplus. Is that clear? Yes, sir. 7,92,000। चलिए, इसी के बाद में फिर आगे बोले क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में डाउट है? By 20. क्वेश्चन नंबर 20 ना बेटा? Yes, sir. हाँ, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है हमें? Deeger company purchased an asset on 1st January 2013 at a cost of $10 lakh. सबसे पहले तो वही हमें कॉस्ट बता दिया है कितना? $10 लाख। फिर आगे बोला हमें इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 50 इयर्स बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब कि वही लाइफ बता दी है आपको 50 इयर्स, और कौन से मेथड से लगता है? एसएलएम मेथड से। नील रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू रहेगी आपकी कितनी? 0, with the proportionate charge for the depreciation in the year of acquisition and the year of disposal.
जिस ईयर में आप परचेज करते हैं उस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और जिस ईयर में आप डिस्पोज करते हैं उस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। एट 31 दिसंबर 2014, कब बेटा? 31 दिसंबर 2014 को, जबकि हमने असेट अक्वायर कब करा था? 1 जनवरी 2013 को। रिवैल्यूएशन कब करा है हमने? 31 दिसंबर 2014 को रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन प्राइस बता दिया हमारा कितना है? 12 लाख। तो रिवैल्यूएशन कब हुआ है बेटा? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद में आपका रिवैल्यूएशन हुआ है। देयर वाज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। द एसेट वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2015, और एसेट को आपने सेल कर दिया $11,95,000 में। कब? 30 जून 2015 को। What profit or loss on disposal of the asset will be recorded in this segment of P&L for the year ended 31st December 2015? आपसे पूछा है तो कि एसेट्स को डिस्पोज करने पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सिर्फ यही चीज पूछा उन्होंने, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। उन्होंने आपसे पूरा रिवैल्यूएशन वगैरह का और वो सब कुछ नहीं पूछा है, तो हमें वो पुराना डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज हमें डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है 12 लाख की आपकी वैल्यू है रिवैल्यूएशन प्राइस। 31 दिसंबर 2014 को आपकी प्राइस दे रखी है, रिवैल्यूएशन प्राइस 12 लाख, और उस टाइम पर आपकी लाइफ रिमेनिंग है असेट की 50 इयर्स लाइफ थी, जिसमें से 2 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो कितनी लाइफ रह गई है? 48 इयर्स रह गई है क्या बेटा? 48 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा मेरा 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 ईयर। $25,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, और लेकिन हमने कब बेच दिया? जून 2015 में ही बेच दिया है। तो कितने मंथ का लगाएंगे? 6 मंथ का, इंटू 6/12, 25,000 अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका 12,500। तो एसेट्स की आपकी स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी थी, तो हमारा केयरिंग अमाउंट निकल जाएगा 12 लाख माइनस 12,500। 11,87,500, और आपने उसको सेल करा है कितने पर? 11,95,000 पर। 11,95,000 पर आपने क्या करा है बेटा? उसको सेल किया है, तो माइनस 11,95,000, 7,500 का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, गेन ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट कितना हुआ डिस्पोज करने पर? 7,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर पॉइंट यहां तक? Yes, sir. चलिए फिर आगे बोले, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है क्या बेटा? No, sir. 22 में? No, sir. नहीं है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के और 7, मतलब अगर बुक में देखें तो बुक में तो वो चैप्टर नंबर 8 ही है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी के बाद में फिर दिया है चैप्टर नंबर 9 इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स।
इसमें बोले बेटा इसके डाउट्स में चैप्टर नंबर 9 के इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के डाउट्स। सर क्वेश्चन सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें भाई, इसमें क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू द IAS 38 intangible assets, which of the following statement about research and development expenditure are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए करेक्ट है? फर्स्ट पॉइंट दिया, इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट एन एंटिटी में डिसाइड टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर वो सही हो जाती है वो कंडीशंस वगैरह, तो आप उसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट बोला, रिसर्च एक्सपेंडिचर अदर देन असेट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च फैसिलिटीज मस्ट बी रिटर्न ऑफ एज इंकर्ड। एज इंकर्ड मतलब उसको हम क्या करते हैं, एज एक्सपेंसेस शोन किया जाता है, शोन एज एक्सपेंसेस। कहां पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर। भाई रिसर्च एक्सपेंडिचर्स जो आपके एसेट एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी होते हैं, रिसर्च एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे शो करते हैं, पीएनएल के अंदर शो किया जाता है। मस्ट बी रिटर्न ऑफ एज इंकर, जैसे वो होते हैं उनको दिखा दिया जाता है। बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट दिया हमारा, कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। फॉल्स है बेटा। Fourth point, capitalized development expenditure must be disclosed in the statement of financial position under intangible non-current assets। जो भी आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में। बिल्कुल ट्रू है, ये सही है, ये सही है। सर्टेन कंडीशंस आर मेट एंड एंटिटी में डिसाइड टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्राइटेरिया, यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा क्राइटेरिया। अगर वो क्राइटेरिया जो है, कंडीशंस वगैरह नहीं, हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा है पायरेट, अगर आप पायरेट का अगर पूरा क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो हम उसको कवर अप करते हैं, अदरवाइज हम नहीं शो करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है, इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या दे रखा है, ये 2 and 4 दे रखा है, 1 2 and 4 दे रखा है बेटा। आई थिंक इसका आंसर 2 and 4 दिया हुआ है। सर 1 to 4 तो गलत है। 1 to 4 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 to 4 आएगा। इस वाले क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, आंसर में मिस्टेक है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। ओके सर, मैंने वही लगाया था। इस क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है, 1 2 and 4 आएगा। इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, भाई आपकी कंडीशंस, अपन ने कंडीशंस पढ़ी है ना बेटा पायरेट, तो अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाती है यस तो सर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में लेते हैं, तो 1 2 and 4 आएगा इसका आंसर। करेक्शन कर लेना सो बुक में। हाँ, इसके बाद में फिर आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक में। सर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। In the first year of trading to 31st July 2016, CAM company incurred the following expenditure on the research and development, none of which related to the cost of non-current assets। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर किया है कितना, $12,000 का, और जिसमें से कुछ भी, मतलब सॉरी, आपने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पर खर्चा किया है उसमें से कुछ भी नॉन करंट एसेट्स के से रिलेटेड नहीं है। क्या क्या किया आपने खर्चा, $12,000 ऑन सक्सेसफुली डिवाइसिंग processes for converting seaweed into the chemicals X, Y and Z। वैसे किया आपने उस प्रोसेस वगैरह पर एक्सपेंसेस किया है कितना, $12,000 का। जस्ट $12,000 का आपने एक्सपेंसेस किया है उनको केमिकल्स वगैरह में कन्वर्ट करने का, $12,000 का। फिर आगे बोला हमें, तो $12,000 का तो प्रोसेस कन्वर्जन,
एक्सपेंसेस हो गया $12,000 एंड $60,000 on developing a headache pill based on chemical Z। और फिर आपने $60,000 का आपने फिर खर्चा किया है केमिकल जेड के बेसिस पर हेडेक पिल डेवलप करने में। ठीक है, हेडेक पिल डेवलपमेंट कॉस्ट वो बैठा है कितना, $60,000। नो कमर्शियल यूजेस हैव येट बीन डिस्कवर्ड फॉर केमिकल एक्स एंड वाई। कोई कमर्शियल यूज नहीं स्टार्ट हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ एक्स और वाई का। कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ हेडेक पिल कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2016। और जो हेडेक पिल है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया कब, 1 अप्रैल 2016 को। and are expected to produce steady profitable income during a 5-year period before being replaced adequate resources exist to achieve this। तो बेटा ये जो केमिकल एक्स और वाई है इससे रिलेटेड तो आपका पायरेट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, बट केमिकल जेड में आपका पायरेट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब नो आगे सर, एक बार और बता दो भी ये क्राइटेरिया कैसे। आपने अपन ने PIR सबका इनो का मतलब पढ़ा था बेटा। भाई यहाँ पर आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, केमिकल जेड की बात कर रहा हूं मैं। उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, वो प्रॉफिटेबल भी है, टाइम भी पर कंप्लीट भी हो रहा है, वो सारे क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ना बेटा उसका। PIRATE हमने सबका ओके कमर्शियल सर। वो चीज। जबकि एक्स और वाई की केस में तो आप देखो उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नो कमर्शियल यूज हैड येट बीन डिस्कवर्ड फॉर द केमिकल एक्स एंड वाई। तो उसका तो अभी कोई कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट होने का कुछ नहीं है। फिर आगे क्या बोला है हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट दैट मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड एट 31 जुलाई 2016 अंडर IAS 38 इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के फॉर्म में हम बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट शो करेंगे। तो आपकी सबसे पहली चीज तो हमारी यहाँ पर असेट कितने की थी बेटा, 60,000 की असेट थी। और 60,000 की वो था जिसमें से आपकी लाइफ कितनी थी और उसकी केमिकल जेड की स्टडी प्रॉफिटेबल इनकम ड्यूरिंग अ 5-year पीरियड। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5, $12,000। और ये हमारा स्टार्ट कब से होगा बेटा, 1 अप्रैल 2016 से कमेंस होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कब से होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन commence on 1st April 2016। So, amortization will be from 1st April 2016 से लेकर जब उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है से लेकर ईयर एंड कब हो रहा है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2016, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ का। तो आपका 60,000 अपॉन 5, 12,000 इंटू 4/12, तो कितना हो जाएगा, 4,000 का आपका क्या होगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। 60,000 की वो थी जिसमें से 4,000 का अमोर्टाइजेशन का हो गया, तो रिमेनिंग फिगर कितना बचा, 56,000। ये आपका SOFP के अंदर फिगर
शो होगा। समझ गए क्या पॉइंट ये? भाई जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब से बेटा अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होता है इसका। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसका आंसर आ जाएगा ये 56,000। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में कोई डाउट है बेटा? Sir, 7. देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है हमें? मैन्युफैक्चरिंग इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट $38,000 डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स। आपने $38,000 का नई टेक्निक पे डेवलप करने पर खर्चा किया। दैट विल बी पुट इन प्लेस शॉर्टली टू कट प्रोडक्शन कॉस्ट, जो क्या कर देगी? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगी। आगे बोला हमें $27,000 रिसर्चिंग अ न्यू प्रोसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। और आपने एक रिसर्च वगैरह पर खर्चा किया कितना? $27,000 का। एंड $8,000 ऑन मार्केट रिसर्च इनटू द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और $8,000 का आपने मार्केट रिसर्च वगैरह पर खर्चा किया। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू कैपिटलाइज कॉस्ट व्हेन एवर परमिटेड बाय आईएएस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। में अगर वो आईएएस 38 में अगर उसको कवर अप किया जाता है तो उसको हम कवर अप करेंगे। हाउ मच शुड बी चार्ज एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द पीएनएल? तो बेटा ये जो $38,000 ये तो उन्होंने खुद ने बोल दिया डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स। और ये जो 27,000 और 8,000 ये दोनों क्या है? रिसर्च एक्सपेंसेस है। खुद ने लिखा हुआ है ना 27,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 35,000। 35,000 हमारा किस में जाएगा? रिसर्च एक्सपेंसेस। कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। क्योंकि दोनों अमाउंट आपने किस में खर्च किए बेटा? रिसर्च पर खर्चा किया, रिसर्चिंग अ न्यू प्रोसेस। फिर और $8,000 मार्केट रिसर्च इनटू द कमर्शियल वायबिलिटी। उसकी कमर्शियल वायबिलिटी चेक करने के लिए भी ये कमर्शियली सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो चीज चेक करने के लिए आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हमारा रिसर्च एक्सपेंडिचर में आएगा। आगे बोले इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। Sir, 12 में. क्वेश्चन नंबर 12 देखें भाई, इसमें क्या बोला है हमें? Which of the following item that all generate future economic benefits and whose cost can be measured reliably is an intangible non-current assets? ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्या हम इसको इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कहेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर है बेटा ये तो, मतलब कंप्यूटर पीसी वगैरह और वो चीज, तो ये तो हमारा क्या होगा? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, या हम इसको पीपी बोल दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड पॉइंट है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर। इन फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या होगा बेटा? ये आएगा नहीं आएगा? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड है। मतलब कि जैसे मैं बात करूं, मान लो सपोज अपन कंप्यूटर में वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड वगैरह लगता है, प्रोसेस, ये लगते हैं, जो भी चीजें लगती है कंप्यूटर वगैरह के अंदर, तो मदरबोर्ड वगैरह की और विंडो वगैरह अगर वो नहीं डाले तो क्या चल पाएगा क्या बेटा? वो एक इसेंशियल पार्ट है या नहीं उसके लिए? बिकॉज इट इज एन integral part of hardware. Hardware cannot run without it. तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा।
टेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि ये उसके साथ में कंबाइंड होकर के आता है। मदरबोर्ड लगाया जाता है तो उसके साथ में हार्ड डिस्क आती है ताकि वो उसको इंस्टॉल कर सके, तो वो चीज हमारा क्या होगा, टेंजिबल एसेट्स का पार्ट होगा। थर्ड पॉइंट दिया, अ पैटेंट बॉट बाय बिजनेस, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, एन एक्सटेंशन टू एन ऑफिस बिल्डिंग, आपने ऑफिस बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया तो ये भी हमारा टेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला ही, थर्ड ओनली। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, थर्ड पॉइंट ओनली। क्लियर पॉइंट। Yes, sir. इसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में कोई डाउट है? No, sir. नहीं है। और किसी को डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में? No, sir. कौन से में बेटा? नहीं है? Any doubt? सॉरी बेटा, वापस से बोलिए। Doubt नहीं है। चलिए, तो फिर किसी को भी डाउट नहीं है यहाँ तक के में, तो फिर यहाँ तक का कंप्लीट करें इसका, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं फिर इसका आगे का। सर हाँ बोलिए। सर मेरे 8 चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो उसके डाउट आप फिर बाद में ले लोगे क्या? हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा मैं बेटा। नेक्स्ट वीक में मैं एक और डाउट क्लास रखूंगा, तो उसमें फिर अभी अब जो बचे हैं कुछ डाउट्स वगैरह, तो नेक्स्ट वीक में ले लेंगे अपन, फिर बीच में एक और डाउट क्लास। मंडे को तो मैं आगे का कंटिन्यू करूंगा, फिर बीच में एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन कभी भी एक डाउट क्लास और रख लूंगा। ओके सर। हाँ, चलिए भाई, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें, बाकी का हम मंडे को करते हैं। मंडे को वही हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंटिंग, उसका आगे का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू एवरीवन।